हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर डेली करंट अफेयर्स आर्टिकल एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ अवर फेब 3 2025 करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके क्लैट, आईलेट, सीयूटी, पीजी, एसलैट, आईएलआई कैट, एमएचसेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड हमने न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को सेलेक्ट किया है। दीज आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड हम पॉइंट 4 तक एक्सप्लेन कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में। एंड दिस इज पार्ट 2 जिसमें हम बाकी के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं और बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला ही आर्टिकल है रिलेटेड टू सेटिंग अप ऑफ न्यू यूरिया प्लांट इन असम। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने अपने बजट में अनाउंस किया है कि वो 12.7 लाख टन की कैपेसिटी का एक यूरिया प्लांट सेटअप करेंगे एट नामपुर विच इज इन आसाम। सो नामरूप आसाम में वो अपना एक यूरिया प्लांट सेटअप करने वाले हैं। और अगर ये प्लांट सेटअप हो जाता है, टोटल इंडिया के पास 8 यूरिया प्लांट हो जाएंगे। यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हमें यूरिया की बहुत जरूरत पड़ती है। हम बहुत ज्यादा यूरिया बाहर से इंपोर्ट करते हैं और रशिया और यूक्रेन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। बट जैसे ही हम और ज्यादा प्लांट सेटअप करेंगे तो इससे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं अदर प्लांट्स, तो हमारे पास राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब जगहों पे 12.7 कैपेसिटी का पहले से ही यूरिया प्लांट है। और अब हमारे पास 8th यूरिया प्लांट आ जाएगा। हमारी जो कैपेसिटी है वो 2023-24 में बढ़ चुकी है और 22 मिलियन से हम 31.4 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंच चुके हैं यूरिया की प्रोडक्शन के लिए। देखिए, जो नया प्लांट है ये न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया में सेटअप करने जाया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं मेजर कंट्रीज थी जहां से हम यूरिया बेसिकली मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है जहां से हम यूरिया इंपोर्ट करते हैं वो है ओमान, चाइना, कतर, रशिया, सऊदी अरेबिया। और प्राइमरी रेसिपिएंट ऑफ इंडियन यूरिया एक्सपोर्टर की अगर मैं बात करूं तो वो है नेपाल, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, 2019 में इंडिया स्टूड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरिया इंपोर्टर। आप यहां से समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है यूरिया हमारे लिए। और हमने नियरली 9.7 मिलियन मेट्रिक टन यूरिया को इंपोर्ट किया था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा मनरेगा से रिलेटेड है। इसमें मनरेगा फंड की बात कही गई है कि सेम फंड एलोकेट किया गया है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मनरेगा की अगर मैं बात करता हूँ, मनरेगा फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट 2005 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 100 दिन का पक्का रोजगार मिलेगा। आप अगर गांव में रहते हैं तो आपको 100 दिन का पक्का रोजगार मिलेगा और पैसे मिलेंगे। इसके तहत अगर मैं बात करूं तो और कुछ स्कीम जो है, दिस इज प्रधानमंत्री आवास योजना जो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है, और पीएमए ग्रामीण फॉर रूरल एरिया एंड पीएमए अर्बन फॉर अर्बन एरिया। इसके अंदर 2 स्कीम आते हैं, एक पीएमए ग्रामीण एंड दूसरा पीएमए अर्बन। और एक ग्रामीण क्षेत्र में, एक अर्बन क्षेत्र में आवास की बात करता है। अब अगर मैं पीएमए ग्रामीण की बात करूं तो इसको पहले इंदिरा आवास योजना भी बोला जाता है। और पीएमए अर्बन जो है ये 2015 जून 25 को लॉन्च किया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कस्टम ड्यूटीज से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज बहुत कम की है और 37 चीजें हैं जिसमें कस्टम ड्यूटीज को हटाया गया है। और अगर मैं बात करता हूं इस बार के बजट की, तो इसने इंट्रोड्यूस किया है कि कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन 35 एडिशनल कैपिटल गुड्स फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरर। और इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर बैटरीज जो है इसमें बहुत ज्यादा कम किया गया है। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंक्लूडिंग पाम ऑयल, सोया ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। और इसमें पाम ऑयल जो है हम 40% कंजप्शन हमारा है पाम ऑयल का, और हम बहुत ज्यादा इसको इंपोर्ट करते हैं। हम लार्जली इसको इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। और इसलिए डोमेस्टिक इनिशिएटिव भी शुरू किए गए हैं, जिसमें नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम इसके लिए शुरू किया गया था 2021 में, जिसका पर्पस ये था कि जो एडिबल ऑयल है इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए इंडिया में। अगर मैं डेयरी की बात करूं तो इंडिया जो है टॉप प्रोड्यूसर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स है, और इसमें हम 24.64% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल मिल्क प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मैं कॉर्न सेक्टर की बात करूं तो इंडिया जो है 4th है इस नंबर पे इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन एरिया एंड 7th इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो हम कॉर्न प्रोडक्शन में 7th है, और अगर मैं कल्टीवेशन एरिया की बात करूं तो हमारे पास 4th है, और हम केवल यूएस, चाइना एंड ब्राजील से पीछे हैं। देन कस्टम ड्यूटीज की जब हम बात करते हैं तो चाइना जो है लिथियम आयन बैटरीज की जो फील्ड है मैन्युफैक्चरिंग उसको डोमिनेट करता है। और ऑस्ट्रेलिया इज अ प्लेस जो मेजर प्लेयर है इन द लिथियम सप्लाई चेन। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया गया है, दैट इज मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन।
तो देखिए ज्ञान भारतम मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इनिशिएटिव है विच एम्स टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट। जो हमारे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट है उनको संरक्षित करने का ये काम करेगा, और मिशन जो फोकस करेगा ऑन द सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज हेल्ड बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज और प्राइवेट कलेक्टर्स, और उनको कलेक्ट करके प्रिजर्व करने की बात करता है ये पर्टिकुलर मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञान भारतम मिशन, जो भारत के मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करने की बात करता है, और इस बार इसके लिए 60 करोड़ तक का बजट भी एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जन विश्वास 2.0 एक्ट लेके आया जा रहा है, जन विश्वास बिल 2.0, और इसका काम होगा टू डिक्रिमिनलाइज ओवर 100 आउटडेटेड लीगल प्रोविजन। देखिए इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले जो पहला जन विश्वास बिल आया था उसके थ्रू कई सारे जो लॉस थे जो काम में नहीं है उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया था और चेंजेस किए गए थे। उसी हिसाब से अब दूसरा बिल लेके आया जा रहा है जन विश्वास 2.0, जिसके तहत 100 से ज्यादा प्रोविजंस को जो काम के नहीं है उनको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक आर्टिकल हमारा है फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला पे, जिनकी डेथ हो गई है। तो नवीन चावला की अगर हम बात करते हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, 16th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और 2009 से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 2010 तक। इससे पहले वो इलेक्शन कमीशन में आए थे 2005 में। अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करता हूं तो हमारे प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है श्री राजीव कुमार, और अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर है श्री ज्ञानेश कुमार एंड श्री सुखबीर सिंह संधू। इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ था अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए हम 25 जनवरी को वोटर्स डे भी मनाते हैं हर साल। आर्टिकल 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन की, और ये कहता है इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो प्रेसिडेंट फिक्स करे फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर मैं बात करता हूं इनिशियली एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता है जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बोल सकते हैं। उसके बाद 1989 में 2 इलेक्शन कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये प्रैक्टिस 1990 में बंद कर दी गई थी। लेकिन फिर से 1993 से ये प्रैक्टिस दोबारा से शुरू हो गई, और दोबारा से 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होने लग गए, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होने लग गए। इस हिसाब से जो कोरम है वो 3 का हो गया, और ये अभी तक कंटिन्यू चलता है। अगर मैं बात करता हूँ इनके टेन्योर की, तो देखिए टेन्योर होता है 6 साल। जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, दोनों का टेन्योर 6 साल होता है, और अप टू द एज ऑफ 65। अगर 65 हो गए तो रिटायर हो जाएंगे, नहीं तो जब तक 65 नहीं हो जाए तो 6 साल तक का ही उनका टेन्योर रहता है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, दैट इज टीएन सेशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया था टीएन सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने। तो यहाँ पे टीएन सेशन कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा था इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशन, बट कोर्ट ने कहा था नहीं, गवर्नमेंट चाहे तो मल्टीपल मेंबर इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर सकती है, और ये कहीं से भी ये नहीं होगा कि उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। पावर की अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन की, तो उनका काम होता है सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, और इलेक्शन को कंडक्ट कराने की पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। अब यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद एक और इंपॉर्टेंट हमारी जो पोस्ट है वो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है हीरा लाल समेरिया। अगर मैं बात करता हूं हमारे जो लोकपाल है करंट में, जस्टिस अजय मानिक राव खनविलकर, और ये हमारे करंटली चेयरपर्सन है ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली अवार्ड दिए गए हैं, और बीसीसीआई ने कुछ अवार्ड दिए, जिसमें सचिन तेंदुलकर को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, और जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरिगर अवार्ड, और सेम अवार्ड स्मृति मंदाना को भी दिया गया है। और आर अश्विन जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, इनको बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड का दिया गया है। जय शाह जो चेयरमैन है आईसीसी के, और आईसीसी जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में, वेयर बीसीसीआई की मैं बात करूं तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी अभी नए बनाए गए हैं देवाजीत सैकिया। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का मेरा क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट अडल्ट सफरेज। ये आपके ऑप्शंस है, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।